हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज हम कोशिका टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, स्टार्ट करते हैं। कोशिका, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? सेल, जिसका बायोलॉजिकल नाम है साइटो। ध्यान रखना, साइटो, ना कि पागल। ठीक, और कुछ पॉइंट्स हैं ये, इसके बारे में हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे और आसानी से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नाउ हम बात करते हैं द स्टडी ऑफ सेल की, यानी कि कोशिका का अध्ययन। तो ध्यान रखना, कोशिका के अध्ययन को यानी कि द स्टडी ऑफ सेल क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। किसी भी वर्ड के अगर लास्ट में लॉजी वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब होता है अध्ययन करना, जैसे कि फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी। अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे भी किसी भी वर्ड के पीछे अगर लॉजी वर्ड आता है तो उसका मतलब होता है अध्ययन करना। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है क्या कि सेल को किसने डिस्कवर किया था, कोशिका को किसने खोजा था? तो उन्होंने किया था, उसका नाम है रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में, 1665 में। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन्होंने जो खोजा था वो था डेड सेल, यानी कि मृत कोशिका। अगला टॉपिक है हमारा, या फिर अगला बिंदु है हमारा, वो है हमारा लिविंग सेल को किसने खोजा था, यानी कि जीवित कोशिका को किसने खोजा था? उस व्यक्ति का नाम है लीवेनहोक। और कब? 1674 में, 1674 में। ठीक, अगला जो हमारा बिंदु है यानी कि जो पॉइंट है वो है सेल थ्योरी, यानी कि कोशिका का सिद्धांत। किसी भी टॉपिक के बारे में डीपली अध्ययन करने के लिए, उसके बारे में पूरी जानकारी एकत्र करने के लिए हमें एक सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही सेल के बारे में जो सिद्धांत है उसको खोजा गया था, उसको बनाया गया था शेल्डन और सचवेन के द्वारा। कब बनाया गया था? 1838 और 1839 के बीच में, 1838 और 39 के बीच में। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट के बारे में। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कौन सा सेल है जो सबसे लंबा, यानी कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? उसको हम बोलते हैं नर्व सेल। ठीक है, जो कि सारे जीवित प्राणियों के अंदर होता है। ठीक है, और आपको बता दूं ये सबसे लंबी कोशिका है, लॉन्गेस्ट सेल है। अब बात करते हैं स्मॉलेस्ट सेल के बारे में, जो कि हमारा अगला पॉइंट है, यानी कि छोटी कोशिका, जिसको कहा जाता है माइकोप्लाज्मा, जो कि एक बैक्टीरिया का ही एक पार्ट है। ठीक है, अंडरस्टूड? समझ आ रहा है? अगला जो हमारा पॉइंट है द लार्जेस्ट सेल। याद रखना, लॉन्गेस्ट सेल और लार्जेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है लंबा, लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा। तो जो लार्जेस्ट सेल है यानी कि जो बड़ी कोशिका है वो है ऑस्ट्रिच का एग, यानी कि ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। याद रखना, बहुत बड़ा होता है वो। ठीक, अच्छा, अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला बिंदु है उसको हम कहते हैं कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा सेल है जो बड़ा है और छोटा है? तो जो लार्जेस्ट सेल है वो है ओवम। याद रखना, ये फीमेल के अंदर पाया जाता है। और जो स्मॉलेस्ट सेल है वो हमारा स्पर्म, इसको हम हिंदी में शुक्राणु कहते हैं, ये मेल के अंदर पाया जाता है। ठीक, अगला जो हमारा बिंदु है, अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कि ऐसा कौन सा बॉडी ऑर्गन है या फिर ऐसा कौन सा अंग है जो डिवीजन कर सकता है या तेजी से विभाजन कर सकता है? तो वो हमारे बॉडी के अंदर है लीवर। याद रखना, लीवर एक ऐसा अंग है जो अपने आप को ब्रॉड, अपने आप को फैलाता है। याद रखना, अगर कहीं से भी वो कट गया या कहीं से भी वो फट गया तो अपने पास एक थोड़ा ब्रॉड एक एरिया बना लेता है, मतलब अपने आप को मरम्मत कर लेता है, रिपेयर कर लेता है। ठीक, अच्छा, अगला जो हमारा पॉइंट है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। इसके बारे में हम अगले वीडियो में या अगले टॉपिक में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, उसके बारे में किसने फाउंड किया था? उसके बारे में किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था बेटा? 1831 में। याद रखना, ये पूरे के पूरे सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस क्या करता है बेटा? कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो, जैसे कि एक एप्पल होता है, एप्पल का जो बीच वाला पार्ट होता है जिसमें बीज होता है वो उसका न्यूक्लियस होता है। उसी से पूरा एप्पल कैसे टेस्टी होगा, क्या होगा, वो पूरा वो कंट्रोल करता है। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ठीक है, नहीं तो इसके जो पीडीएफ है उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा अगला पॉइंट, जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, जिसको कि हम हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, और आपको बता दूं, जैसे
ये आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये आपको ये शेप दिख रहा होगा, इसमें जो ये आउटर बाउंड्री होती है यानी कि जो बाहर की रेखा होती है, ऐसे ही सेल के बाहर एक रेखा होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यही सेल का एक बाहरी कवर होता है, कवच के तरीके से ये काम करता है, ठीक है। और इसका अगर काम की बात करें बेटा, क्या काम करता है, तो ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को अंदर व बाहर जाने में सहायता प्रदान करता है, हेल्प करता है उसको, ठीक। अगला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है प्रोटोप्लाज्म, जिसको कि हम हिंदी में जैव द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव द्रव्य। और आपको बता दूं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती है, तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ठीक, और लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। इन सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दूं इसके अंदर मिलता क्या क्या है। नाउ अगर हम बात करें इसके अंदर कि 60 to 90% ये पानी से बना होता है। किससे? पानी, यानी कि वाटर से बना होता है। और आपको बता दूं इसके अंदर कुछ इनऑर्गेनिक चीज़ें भी पाई जाती हैं, जिसको कि हम हिंदी में अकार्बनिक बोलते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सोडियम के साथ साथ पोटेशियम भी इसमें पाया जाता है, ठीक। और ऑर्गेनिक बात करें, कार्बनिक बात करें, तो बेटा इसमें कार्बोहाइड्रेट जो कि 13% होता है यानी कि 13%, और फैट प्लस प्रोटीन जो कि 15% पाया जाता है, ठीक। इसके साथ साथ इसमें पानी भी होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक। इसमें कुछ पेप्सिन्स, ट्रिप्सिन्स और विटामिन्स होते हैं। विटामिन्स के बारे में आपको अच्छे से पता है, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, वो भी इसके अंदर पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ हम बात करते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। जैसे कि लिखा हुआ आपको पता है, इसको इंग्लिश में हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक। देखो इसमें जो मैंने रेड पिगमेंट बना रखे हैं, ये एक तरीके से आपका साइटोप्लाज्म है। रेड पिगमेंट मतलब ये पूरे का पूरा वाटर वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है? वाटर वाला पार्ट, ठीक। और इसी के बीच में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। क्या मिलेगा? न्यूक्लियस, ठीक। और इसी के बाहर जो आपका होता है, आपका सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि जिसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक। इसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज यानी कि आपका गोल्जी काय, लाइसोसोम्स, क्या बेटा? लाइसोसोम्स, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपको यहीं पे मिलता है, ठीक। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, बेटा ये एक तरीके से बोल सकते हो ट्रांसफार्मर है, पावर हाउस है, किसका? सेल का, ठीक। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि बायोब्लास्ट, पावर हाउस और एटीपी मिल, इसके नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है बेटा। और एक तरीके से आपको बता दूं, ये रेस्पिरेटरी एंजाइम है, ये कोशिका को श्वसन में सहायता प्रदान करता है, ठीक। और आपको बता दूं कितनी ये वॉट में, अगर हम एनर्जी की बात करते, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते, तो वॉट में देता है। और जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमें एटीपी में एनर्जी देता है। और कितनी एटीपी में? 36 और 38 के बीच में, ठीक है। और एटीपी का फुल फॉर्म आपको यहाँ मैंने लिख दिया है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है गोल्जी यंत्र, या इसको हिंदी में हम गोल्जी काय भी बोलते हैं, या इंग्लिश में हम इसको गोल्डी बॉडीज भी बोलते हैं, गोल्जी बॉडी, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी खोज किसने करी थी। इसकी खोज करी थी कैमिलो गोल्जी ने। किसने करी थी? कैमिलो गोल्जी ने। और कब करी थी? 1897 में, ठीक है। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज करी थी, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया गोल्जी बॉडीज। बात समझ में आ गया, ठीक। अब इसका काम देख लेते हैं। ये प्रोटीन का स्त्राव करता है, स्त्राव मतलब स्क्रीज करता है, किसको? प्रोटीन को। और साथ साथ में कार्बोहाइड्रेट को भी क्या करता है? संश्लेषित करता है। संश्लेषित का मतलब होता है सिंथेसिस। और एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि आपको अच्छे से पता है कि लास्ट मैंने बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारा पावर हाउस है। अब उस पावर को हमारे सेल्स के हर एक पार्ट तक लेके कौन जाता है? एक ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? तो वो करता है आपका गोल्जी बॉडीज, ठीक है। और जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ, आपको कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है, समझ आ रहा है, लेकिन मेरा टंग जो है, मेरा जो जुबान है वो थक रहा है, ठीक है, आपको पता है थक रहा है, ठीक। अब बताओ, ये थक रहा है, थोड़ी देर बाद मैं क्या कहूँगा? यार मेरी पूरी की पूरी बॉडी थक गई। लेकिन देखो, काम तो मेरा जुबान कर रहा है, लेकिन बॉडी कैसे थक गई, क्या वजह होगी जो बॉडी थक गई?
तो आपको बता दूं ये गोल्जी बॉडी जो है वो हमारे बॉडी के अंदर क्या दूसरे पार्ट से क्या करेगा, एनर्जी को लेकर मेरे टंग तक लेके पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब ये मेरे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको बैलेंस करता है। ठीक, लाइक कभी हम फुटबॉल खेलते हैं तो क्या होता है कि भाई हमारा पैर थक गया, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद हम सो जाते हैं, हम थक गए तो भाई पूरी की पूरी बॉडी हमारी थक गई, लेकिन काम कौन कर रहा था, अब बताओ, हमारा काम कर रहा था पैर, लेकिन बॉडी कैसे थक सकती है, तो इसलिए थकती है क्योंकि जो गोल्जी बॉडी होता है हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट से एनर्जी को लेके हमारे पैरों को दे देता है, इसलिए हमारा बॉडी भी थक जाता है। ठीक, नाउ अगला बात करते हैं हम लाइसोसोम्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, लाइसोसोम। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के लिए भी बहुत है। ठीक, नाउ ये किससे बना होता है आपको बता देता हूँ, सॉरी किसको पचाता है, प्रोटीन को, फैट को और न्यूक्लियोप्लाज्म को ये पचाने का काम करता है। ठीक है, और साथ साथ में हमारे सेल को ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से भी ये बचाता है। ठीक, अगला जो है क्या, इसे आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी कि इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। और आपको बता दूं इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो एक कोई कंपनी है, ठीक, उस कंपनी का जो ऑनर होता है उसको हम मान लेते हैं केंद्रक, है ना, सेल को कौन कंट्रोल करता है, केंद्रक। और उसके बाद अगर सुपरवाइजर की बात करें तो सुपरवाइजर कौन होता है, हमारा लाइसोसोम होता है। कौन होता है, लाइसोसोम। अगर मान लो कि कोई कंपनी के अंदर जो सुपरवाइजर है, लाइक हमने मान लिया लाइसोसोम है, ठीक, अगर कोई वर्कर काम नहीं कर रहा है तो उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, हटा देगा। ठीक, अच्छा, थोड़े दिन बाद ले लियो कि भाई सारे के सारे जो वर्कर है उसने क्या कर दिया, हड़ताल कर दी, तो ये क्या करेगा कि भाई तुम तो हटो हटो, मैं भी जाता हूं, मतलब अपने आप को ही क्या कर लेगा, खत्म कर लेता है। क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है। इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं, यानी कि सुसाइडल बैग कहते हैं, सुसाइडल बैग के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई। अगला हम पॉइंट लेते हैं जिसको हम कहते हैं राइबोसोम्स। क्या कहते हैं हम इसको, राइबोसोम्स। ठीक, राइबोसोम्स की खोज करी थी जॉर्ज एमाइल पैलाडे ने। किसने करी थी, जॉर्ज एमाइल पैलाडे ने। और आपको बता दूं ये प्रोटीन का उत्पादन करने में सहायता करता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है, जो कि हमारे हर एक सेल के लिए ज़रूरी है, हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। ठीक, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन अगर क्वेश्चन आ जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, और प्रोटीन के अंदर आपको पता है क्या पाया जाता है, आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाउ हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है रसधानी, जिसको हम वैक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स। आपको पता है कि हम कहते हैं कि भाई हमारी बॉडी के अंदर 65% वाटर होता है, पानी होता है। तो आप कहोगे यार सर तो बोल रहे 65% वाटर होता है, लेकिन हम तो 1-2 लीटर पानी पीते हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर, आपको मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म यानी कि वाटर, हर एक सेल के अंदर क्या होता है बेटा, पानी होता है। क्या होता है, पानी होता है। यानी कि बॉडी वेट का अप्रोक्सीमेटली 65% हमारा क्या होता है, इसमें पानी होता है। ठीक है, जो कि एग्जाम्पल ले लिया कि अगर 100% वेट है तो 100% में से 65% क्या होता है, वाटर होता है। क्लियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, रसधानी। अगला जो पॉइंट है वो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको अंतः प्रद्रव्य जालिका भी कहा जाता है हिंदी के अंदर। ठीक है, अच्छा अब आपको बता दूं, जैसे एक मकान बनाते हैं तो बेटा हम फ्रेम तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं, फ्रेम। ठीक है, ऐसे ही सेल को जो फ्रेम देता है या स्ट्रक्चर देता है, या हमारे बॉडी का एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है, कंकालीय तंत्र होता है, ऐसे ही सेल का भी एक कंकाल होता है जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको बता दूं ये 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम बोलते हैं SCR और RER, मतलब शेर और रेर। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको स्मूथ क्यों कहा जाता है, इसको रफ क्यों कहा जाता है बेटा, ध्यान से सुनना। इसको स्मूथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फैट का सिंथेसिस करता है। किसका, फैट का, यानी कि वसा का। अब आपको पता है वसा क्या होता है, बिल्कुल चिपचिपा स्मूथ होता है।
है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहीं बात करें RER यानी कि ये जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। किसका करता है? प्रोटीन का। और आपको पता है प्रोटीन किसके हेल्प से करता है सिंथेसिस? ये राइबोसोम्स की हेल्प से। किसके हेल्प से? राइबोसोम्स के हेल्प से। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? RER। चलो आगे देखते हैं, और उससे पहले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन क्लिक इट। आइए अब बात करते हैं हम तारककाय के बारे में, यानी कि सेंट्रोसोम के बारे में। और ये सेल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और सेल को ये हेल्प करता है कोशिका विभाजन में, यानी कि सेल डिवीज़न में। और आपको पता है कि लीवर के अंदर कोशिका विभाजन होता है, बट हमारे ब्रेन में नहीं होता है। अब आप बात करते हैं सेल के अंदर कि जब कोशिका विभाजन होता है बेटा, आपको पता है सेल क्या करता है, वो अपने जैसे बार बार बना लेता है। और ज़्यादा बनने के कारण, यानी कि सेल डिवीज़न ज़्यादा होने के कारण कभी कभी ना कैंसर भी हो जाता है। क्या हो जाता है? कैंसर। इसलिए मैंने लिख दिया कि ज़्यादा विभाजन की वजह से क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। ठीक है। और अब बात करते हैं ब्रेन। भाई अगर ब्रेन डिवीज़न करे तो उसके कारण भी आपको पता है कि भाई क्या हो जाता है, हमारा ब्रेन ट्यूमर भी हो जाता है। ठीक, ब्रेन कैंसर भी हो जाता है, ब्रेन हेमरेज। अभी मैंने आपको बताया था कि भाई ब्रेन जो है कोशिका विभाजन नहीं करता, फिर इसमें कैंसर कैसे हो गया, या फिर इसमें ब्रेन हेमरेज कैसे हो गया? तो मैं आपको बता दूं, ब्रेन के अंदर 10%, 10% ऐसे सेल होते हैं जिसको हम गैलियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलियल सेल बोलते हैं। ठीक है, वो गैलियल सेल जो है, जो 10% के कैपेबिलिटी में है, वहाँ पे कैपेसिटी में है, वहाँ पे ये बहुत खतरनाक होते हैं। और इन्हीं के कारण क्या हो जाता है बेटा, ये जो 10% गैलियल सेल होता है, ये सेल डिवीज़न करता है। ठीक है, 10% जो गैलियल सेल है ये सेल डिवीज़न करता है, और इसी के कारण कभी कभी ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन हेमरेज भी हो जाता है। ठीक, और आपको इसीलिए पता ही है कि जो भाई ट्रैफिक पुलिस वाले हमें क्यों कहते हैं कि बार बार कि हेलमेट वेयर करो, हेलमेट पहनो। इसका कारण यही है कि अगर हम हेलमेट नहीं पहनते और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है तो हम चले गए, भगवान के बहुत प्यारे हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए हमें क्या है, ट्रैफिक रूल को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अच्छा, अगला जो हमारा पॉइंट है वो हमारा है केंद्रक। क्या है बेटा? केंद्रक, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और इसके जो खोजकर्ता थे उसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, और इन्होंने कब करी थी? 1831 में करी थी। ठीक, और आपको पता है केंद्रक यानी कि सेल का बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट, और ये पूरे सेल के सारे पार्ट को, सारे के सारे पार्ट को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है कि भाई राइबोसोम सही से काम करो, भाई लाइसोसोम सही से काम करो, भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप सही से काम करो, ये सब सारी चीज़ें वो बोलता है। बात समझ में आया? अच्छा, इसके अंदर आपको बता दूं हमारे क्रोमोसोम्स भी पाए जाते हैं, जिसको गुणसूत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। ठीक है, और आपको पता है क्रोमोसोम्स के अंदर DNA और RNA भी होता है। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और RNA का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, और आपको बता दो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन का इसमें 80% पार्ट होता है, DNA का 10% पार्ट होता है, और बाकी अन्य यानी कि अदर जो होते हैं बेटा वो भी 10% होते हैं। और DNA क्रोमोसोम्स के अंदर बेटा आपका 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, मेल में और फीमेल में, यानी कि टोटल मिला के बात करें तो 46 होता है। ठीक, आइए आगे बात करते हैं। और जो क्रोमोसोम्स है बेटा, इसको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्या बोला जाता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि अनुवांशिकता की इकाई। यानी कि जैसे बेबी वगैरह बोर्न होते हैं वो इसी कारण क्रोमोसोम्स की वजह से होते हैं। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। किसके बारे में? सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, फिर भी आपको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बता देते हैं कि ये जो सेल है आपका, ये जो बाहर है आपका, इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या फिर हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, जो कि सेल के लिए एक दीवार का काम करता है। ये आपको अच्छे से पता है ना। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था कि भाई ये पावर हाउस है, कोशिका का बिजली घर है। ठीक, हमने लाइसोसोम्स के बारे में भी पढ़ लिया था कि भाई ये आत्मघाती थैली है। ठीक, हमने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी पढ़ लिया था, SER है ना। SER मतलब स्मूथ, जो हमारा फैट का सिंथेसिस करता है ना। उसके बाद हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में भी पढ़ लिया था, जो कि एक तरीके से प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, जो कि राइबोसोम्स बनाता है।
ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। और हमने बात करी थी गोल्जी बॉडी के बारे में, ठीक, जो कि एक ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाता है उसको ये पूरे बॉडी तक लेके जाता है। ठीक है, वैक्यूल्स जिसको हम रसधानी बोलते हैं, आपको अच्छे से पता है कि हमारे बॉडी का जितना भी बॉडी वेट है उसमें 65% वैक्यूल्स यानी कि वाटर होता है, ये भी हमने बात कर लिया था, है ना। और सेंट्रोसोम्स वगैरह हम इन सब के बारे में हमने बात कर लिया था। ठीक, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप डन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको ये टॉपिक समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, हम आपको जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश करेंगे। और आपको अगर नोट्स या क्या कहते हैं PDF वगैरह चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और थोड़ा हम पे एक तरीके से हमें सपोर्ट करो और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी लोगों तक ये नॉलेजेबल वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।